हेलीकॉप्टर को एक बेस पर या ज़मीन पर लैंड करना और एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड करना, ये थोड़ा सा एक अलग चैलेंज होता है। जब जहाज जाता है समंदर में, वो हिलता रहता है तीनों एक्सिस पे। एक छोटा सा डेक जो हिल रहा होता है पानी में, यू हैव टू लैंड ऑन दैट। फाइटर प्लेन को एक बहुत ही शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और उसी सिमिलर रनवे में आके लैंड कराना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। प्रथम दायित्व लहरों पर निभाते हैं, पर देश की पुकार हो तो शौर्य के परों पर सवार होकर भी आते हैं। हिंद महासागर में आपको जाना है, यू हैव टू सर्च 200-300 नॉटिकल माइल का एरिया। यहाँ से बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया गया है सिविल पॉपुलेशन को। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू। ये नौसैनिक हैं, पर जल से लेकर वायु तक छा जाते हैं। सीने पर विंग्स ऑफ वैलर लगाए ये प्रतीक्षा नहीं करते, ये लड़ाई को दुश्मन के घर में ले जाते हैं। नेवी इज अ 3-डायमेंशनल फोर्स, जल थल वायु। इसमें तीनों फोर्सेस के एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेवल एविएशन पर्टिकुलरली इज अ डिफरेंट चैलेंज। भारतीय नौसेना में जो नेवल एविएशन आर्म है, उसमें विभिन्न जहाज हम ऑपरेट करते हैं। ट्रेन को इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि जो उसके साथ वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन से उसको कैसे बाहर निकालना है। इंडियन नेवी का सबसे पहला स्क्वाड्रन है ये, इसीलिए हमारा नाम भी अगर आप देखें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। रोज एक नई चुनौती को हम फेस करते हैं, हर रोज एक नया मिशन हम फ्लाई करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। भारतीय नौसेना के समुद्री रोल के बारे में आप जानते होंगे, किस तरीके से समुद्र की लहरों के ऊपर और उसके नीचे ये देश की रक्षा करते हैं, हमारी जल सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन आज हम आपको उस भूमिका के बारे में बताने वाले हैं जो कि जल नहीं बल्कि वायु से जुड़ी हुई है। जल थल वायु के सर्वशक्तिमान भारतीय नौसैनिकों की कहानी आज वंदे मातरम में। नौसेना के इन वीरों की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पहली बार नेवी में वायु शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई। दक्षिणी हिंद महासागर है, उसकी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सर्वेलेंस और सिक्योरिटी ऑफ दैट रीजन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू। INS गरुड़ा दक्षिण नेवल कमांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 70 सालों से INS गरुड़ा इसी काम में जुटा हुआ है। उस स्वर्णिम इतिहास से गौरवशाली वर्तमान का सफर एक ऐसे आत्मबल की दास्तान है जो हमारी सेनाओं की विशिष्ट पहचान है। भारतीय नौसेना के पास 9 नेवल एयर स्टेशन हैं और हम पहुंचे इनमें से सबसे पहले स्थापित INS गरुड़ा। हम क्रेडल ऑफ नेवल एविएशन है, तो हम यहाँ ज़्यादातर लोगों का ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो आगे जाके फील्ड में और शिप पर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय हो सकें और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसे हम यूज़ में ला सकें। INS गरुड़ा में हम सबसे पहले उस स्क्वाड्रन में गए जो सबसे पहले कमीशन हुआ था। INS 550 इंडियन नेवी का फर्स्ट स्क्वाड्रन जो 1959 में कमीशन हुआ था,
और जैसे कि आप अभी तक देख चुके हैं कि 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैव बीन फ्लोन बाय दिस स्क्वाड्रन, जिसमें कि आप फाइटर्स, चॉपर्स, सी प्लेन्स एज वेल एज MR एयरक्राफ्ट, हर तरह के एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट किया है इस स्क्वाड्रन ने। एंड राइट नाउ अभी हमारा फिलहाल वी आर ऑपरेटिंग द डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट। डॉनियर एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो शॉर्ट फील्ड लैंडिंग कर सकता है, पैरा जंप्स करा सकता है। इट इज यूज फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस, तो हमारे वाटर्स को सेफगार्ड करने के लिए हम सर्वेलेंस सॉर्टीज भी उड़ते हैं इसमें। इट कैन बी यूज फॉर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। तो अगर आप जो चीज सोच सकते हो वो सारी चीजें ये एयरक्राफ्ट कर सकता है। What is specifically more challenging for a naval air operations officer is that in the vast Indian Ocean region, आपके हिंद महासागर में आपको जाना है, you have to search 200-300 nautical mile का एरिया, वो एक वेसल ढूंढने के लिए which might be suspicious, which might cause a threat। रोज एक नई चुनौती को हम फेस करते हैं, हर रोज एक नया मिशन हम फ्लाई करते हैं, इन सब चीजों को इनकम्पास करते हुए। सी पे फ्लाइंग इटसेल्फ इज बहुत चैलेंजिंग, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल काइंड ऑफ फ्लाइंग ओवर लैंड। तो वो चैलेंजेस देख के हमने भी सोचा कि हम ज्वाइन करते हैं नेवल एविएशन। INS गरुड़ा में मौजूद हर स्क्वाड्रन की अलग खासियत और अलग कहानी है, जैसे 336 जिसे फ्लेमिंग एरो कहते हैं। ये भारतीय नौसेना के सी किंग एयरक्राफ्ट्स हैं। इनका जो किरदार है, इनकी जो भूमिका है, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यानी कि समुंदर की सतहों के नीचे दुश्मन की जो पनडुब्बियां होती हैं, वो किसी तरह का खतरा हमारे जहाजों पर न रहे, उन्हें ढूंढकर नष्ट कैसे करना है उसमें पारंगत हैं। इन सी किंग्स का इस्तेमाल अब प्रशिक्षण के रोल में किया जा रहा है, ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सी किंग 42 ब्रावो, ये जहाज़ एक फ्रिगेट जितना काम कर सकता है। इसमें अपना रडार है, इसका अपना सोनार है जिससे ये पनडुब्बी ढूंढ सकता है। ये पनडुब्बी ढूंढ भी सकता है और उसके अगेंस्ट मार भी कर सकता है अपने टॉर्पेडो और डेप्थ चार्जेस के साथ। एंटी शिप मिसाइल इस जहाज़ पे लग सकते हैं और वो उन पे भी मार कर सकता है। एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो है ये INS विक्रांत का इंटीग्रल पार्ट था। INS विक्रांत के डीकमिशनिंग के बाद इस स्क्वाड्रन को ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का दर्जा दिया गया। एंड आपको जान के खुशी होगी कि जब फर्स्ट नए विक्रांत पे लैंडिंग हुई थी तो हमारे स्क्वाड्रन के जहाज़ ने वो फर्स्ट लैंडिंग किया था। नेवल एविएटर्स की 3 आयामी भूमिका है, टोही यानी मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और युद्ध पोत से आक्रमण। ये जो लैब है, इसमें चाहे दीवारों का रंग हो या फिर लाइट्स का जो रंग है, उसे देखकर मेरे जैसे किसी आम व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा जैसे समुद्र के नीचे, लेकिन शायद वही कोशिश भी है कि समुद्र के नीचे वो शिप भी, सबमरीन भी, और उसके बीचों बीच वो पढ़ाई जो सबको कराई जा रही है। ये जो दीवारें आप रंगीन देख रहे हो, इन पे अंडर वाटर प्रोफाइल और ASW से रिलेटेड काफ़ी सारे पिक्चर्स को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हम उनको काफ़ी सरलता के साथ ASW ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। ASW यानी एंटी सबमरीन? यस मैम, ASW इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो ऑपरेशंस हैं उनके रिलेटेड हम उनको ट्रेन करते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल्स जो आप इधर देख रहे हो, सोनार, विंग एंड सोनोबॉयज के, इनके स्ट्रिप डाउन मॉडल्स के माध्यम से ट्रेनीज को एयर ASW के सेंसर्स के बारे में अवगत कराया जाता है। पानी के अंदर जो साउंड है उसका जो माध्यम है वो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से चेंज होता है, तो इसके माध्यम से हम पता करते हैं कि किस डेप्थ के ऊपर एक लेयर है, सो सबमरीन कहाँ छुप सकता है पानी के अंदर। उसी के हिसाब से हम अपने ASW सेंसर्स को उस एरिया के अंदर डिप्लॉय करते हैं। हम संभावना देखते हैं कि सबमरीन कहाँ छुपा है। एक बार जब हमने सबमरीन पकड़ लिया, उसकी रेंज और उसके
हिसाब से हम ASW वेपन्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक सीकिंग के अंदर हमारे पास टॉर्पीडो एंड डेप्थ चार्ज हैं, हम उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड उसको निस्तेनाबूद करते हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसका व्यावहारिक होना, और इसी क्रम में आता है स्क्रैम्बल, जो कहने के लिए हर पायलट और तकनीकी क्रू की रोज की कार्रवाई है ताकि वो आपात स्थिति के लिए तैयार रहे। इस तरह के मिशंस के लिए जो हमारे पायलट्स निकलते हैं नेवी के, निर्धारित समय में कैसे आपको पहुंचना है जब मदद की गुहार लगाई जाती है, वो समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक फ्लाइट पूरी करके वापस लौटे हैं। सायरन सबको सुनाई देता है। इमीडिएटली एट द इमीडिएट मोमेंट द पायलट्स, SCR पायलट एंड को पायलट, दे गो देयर एंड दे मैन द एयरक्राफ्ट एंड दे गिव अ कॉल दैट वी आर स्टैंड बाय टू स्टार्ट, मतलब हम रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए। एंड जैसे ही हमें ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हमें इंडिकेशन मिलता है, वी स्टार्ट अप एंड देन वी आर लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। वो ब्रीफ कितनी देर में आप लोगों को मिल पाता है कि आप लोगों को क्या करना है, कहाँ भेजा जा रहा है? मैम वो पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जैसे स्क्रैम्बल हमें मारा जाएगा कि हमें क्या करना है, जैसे पायलट अपना खुद मैन करेंगे, ड्राइवर अपने जो ड्राइवर रहेगा, फ्री ड्राइवर रहेगा, वो अपना खुद प्रिपेयर रहेगा कि क्या करना है, सब पायलट्स इन्फॉर्म करते हैं और हम सीधा एयरक्राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें हर वायुवीर सक्षम होता है। उपकरण अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक है। ये भारतीय नेवी का एक एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर है, ALH। वायुसेना भी हमने देखा है, लेकिन जो नौसेना द्वारा इस्तेमाल होता है उसमें एक मैरीटाइम रेडार फिट होता है, जिसके कारण ये अलग बनता है और ज्यादा शक्तिशाली बनता है। ये जो ALH है, मल्टी रोल है इसका, और मल्टी मिशन यानी अलग अलग तरह के मिशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्वाड्रन 322, जिसे नेवी में गार्डियंस कहते हैं, ये ALH फ्लाई करते हैं। जो ALH आर्मी यूज करती है या जो एयरफोर्स यूज करता है, उससे नेवी का कितना डिफरेंट है? मैम, नेवी में और एयरफोर्स में रोल्स अलग हैं। नेवी में हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है शिप्स के साथ ऑपरेट करना और शिप्स के ऊपर लैंड करना। चलता हुआ शिप में लैंड करना एक अलग अपना चैलेंज है। इट्स मूविंग कंटिन्यूसली, सो स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए, एंड हमको व्हील्स चाहिए होते हैं जिस वजह से, जो कि ज्यादा लोड ले सकती हैं लैंडिंग का। लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट वेट को थोड़ा सा ऐड करता है। मेक इन इंडिया का कितना फायदा आपको लगता है? मैम, बहुत फायदा है, इन द सेंस ALH हेलीकॉप्टर इज द फर्स्ट वन। 2003 में आया था ये हमारे पास भारतीय नौसेना में, और तब से लेकर अब तक 20 साल हो गए। बहुत वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है, बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर है। एडवांटेज हमारा ये है कि जब भी हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है, HAL हमारा ऐसा लगता है कि हमारा अपना कंपनी है। सीधा उनके पास फोन करो, उनसे पूछो कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और तुरंत हमें सोल्यूशन मिलता है। जो स्क्वाड्रन का नाम भी हम देख रहे हैं, और जो उसका एक तरह से हम कहें कि आदर्श वाक्य, जो उसका मोटो जो है, वो और आपकी जो भूमिका है स्क्वाड्रन की, वो किस तरीके से मेल खाती है? स्क्वाड्रन का नाम है INAS 322। हमें नेवी में गार्डियंस के नाम से जानते हैं। हमारा स्क्वाड्रन का मोटो, जैसे आपने कहा है, सर्च फियरलेसली और रेस्क्यू वैलिएंटली। हमारा प्राइमरी रोल हेलीकॉप्टर का, चाहे वो ज़मीन पे हो चाहे समंदर में हो, जब भी कोई भी कष्ट होता है, इफ एनीबडी नीड्स टू बी रेस्क्यूड, दैट इज आवर जॉब बोथ बाय डे एंड बाय नाइट। कमोवेश वैसी ही जिम्मेदारी भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन 321 की भी है, जिन्हें गॉड्स ओन एंजल्स कहा जाता है। हम इस स्क्वाड्रन की भी खासियत समझने पहुंचे। चेतक हेलीकॉप्टर्स जो है वो एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, आर्मी भी और नेवी भी। नेवी के लिए स्पेसिफिकली क्या अलग है? आर्मी की जो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग है, दे आर फ्लाइंग इन द माउंटेन्स, एंड जो नेवी के एयरक्राफ्ट हैं, वी आर फ्लाइंग ओवर द सी। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करते हैं एट सी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट वी आर फ्लाइंग फ्रॉम द शिप। तो शिप एक मूविंग प्लेटफॉर्म होता है, एंड उस पर लैंड करने के लिए जो स्पेस है
बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है जिसमें हमें हेलीकॉप्टर को लैंड करना होता है। इसके लिए काफ़ी रिग्रेस ट्रेनिंग एंड इट इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लैंड ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो वी कैरी आउट सम स्मॉल स्टोर एंड मेल ट्रांसफर जो हमारे फ्लीट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। अब हम आपको वो कार्रवाई भी दिखाते हैं जिसकी यहाँ बात की जा रही है। खुला समुंदर, विपरीत धारा और उस पर प्रशिक्षण का ये पहलू। ये जो कार्रवाई आपको दिख रही है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि समुद्र के बीचों बीच था, उसे किस तरीके से रेस्क्यू करके निकाला जाता है, ये इनके प्रशिक्षण का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। पूरे इलाके में जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आम लोगों को, आम नागरिकों को बचाने के लिए उन्हें समुद्र की लहरों से सुरक्षित निकाल लाने के लिए ये प्रशिक्षण अहम है। आप देखेंगे भी कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने पहले अपना हाथ हिलाया था और उसके बाद उसे वो रस्सी नीचे फेंकी गई, जिससे पकड़कर उसके सहारे फिर उसे रेस्क्यू किया गया है। समुद्र या नदी से रेस्क्यू की चुनौतियां बड़ी होती है। लगातार बहाव के कारण ठीक उसी जगह पर पहुंच पाने की चुनौती, बचाव के दौरान लहरों से लड़ने की चुनौती, हवाओं से मुकाबला। लेकिन हर आपदा में हमारे नौसेना के वीर देवदूत बनकर आते हैं। पिछले सालों 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी, उसमें हमारे सभी जहाज़ों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और जो लोग दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर अटके हुए थे और इवन पेड़ों के ऊपर जो लोग दे वर वेटिंग फॉर रेस्क्यू, दे वर प्रोवाइडेड रिलीफ एंड उनको हमने यहाँ से वहाँ से इवैक्यूएट करा के हम यहाँ पे लेके आए थे। पिछले 4 महीनों में हमने 3 कैजुअलिटी इवैक्यूएशन अगाती से किए हैं रात में। ब्रह्मपुरम फायर हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी और उसके दौरान भी हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट किया था और उस फायर प्लांट के ऊपर जो द water, almost 50,000 liters of water was dropped over the fire site, thus covering the making a major contribution to the society. पर केवल राहत और बचाव नहीं, बल्कि दुश्मन या किसी भी जल क्षेत्र में तेजी से सैनिकों को पहुंचाना भी चुनौतियों से भरा होता है। जब डाइवर्स को पानी में ड्रॉप करना होता है, उसका बेहद तेज तरीका होता है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आए और डाइवर्स को पानी में छोड़ते जाएं। इसे एक 10-10 जंप कहा जाता है, क्योंकि ये ALH है जो बहुत नीची उड़ान भर रहा है, धीमी रफ्तार से आगे जा रहा है। चेतक हेलीकॉप्टर को जब हम इस लेवल पर उड़ान भरते हुए देखते हैं तो पानी में उतनी ज्यादा लहरें नहीं उठती हैं। देखिए जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक बेहद नीची उड़ान उड़ाते हुए और इन डाइवर्स को ड्रॉप करते हुए, जो कि आगे अपने ऑपरेशंस को, अपने मिशन को अंजाम देंगे। ये कठिन है, जटिल है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के जरिए ये सफल होता है और प्रशिक्षण के जरिए भी। नौसेना के एविएटर्स की पेचीदा भूमिका समुद्री पानी और वातावरण में उनके उपकरणों का रहना मेंटेनेंस के काम को भी काफी चुनौतीपूर्ण बनाता है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस का स्टाफ भी होता है, उसका जो नाम है वो वायु से जोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें सेलर ही कहा जाता है। खारा पानी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है उपकरणों को अंदर। मैम जो इसमें समुद्र में जब फ्लाइंग करते हैं तो उस टाइम पे, जब लैंडिंग के टाइम पे शिप जब मूव कर रहा होता है तो वेव्स जो है पानी का वो इसके एयरक्राफ्ट की बॉडी पे पड़ता है, जिससे क्या है आपका एयरक्राफ्ट का जो बॉडी है वो कोरोसिव होने का चांसेस रहता है। वो मॉइस्चर प्रोन इक्विपमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो उनका हमें
बाद में डीमॉइस्चराइजेशन करना पड़ता है, हॉट एयर गन से उसको सुखाना पड़ता है। एंड बॉडी का जो एयरक्राफ्ट का जो फ्रेम है उसका हम इससे फ्रेश वाटर से वॉशिंग करते हैं एवरी टाइम। कोच्चि जैसी जगह पे, इन सारी जगहों पर या फिर रेस्क्यू के लिए जिन इलाकों में जाते हैं, उसका तो सीधा मतलब है कि आप लोग पानी में ही फ्लाई कर रहे हैं सर। मैम जैसा कि आप जानते हैं कि कोच्चि में जो मानसून है वो 8 महीने तक लगभग रहता है, 8 महीने तक बारिश का ही रहता है। तो यहाँ पे हम बारिश में फ्लाइंग अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो पूरा एयरक्राफ्ट हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट खुला हुआ है, अंदर का हिस्सा हम देख सकते हैं, क्या ये नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा है? ये नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं है एक्चुअली। हम लोग यहाँ पर जहाज़ को लाते हैं, जो इंस्पेक्शन हम फ्रंटलाइन यूनिट्स में नहीं कर पाते, जिसके लिए डाउन टाइम ज़्यादा होता है, उसके लिए जहाज़ को यहाँ पर लाया जाता है। जहाज़ को हम बारीकी से इंस्पेक्शन करते हैं और जिन कंपोनेंट्स को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है उनको रिप्लेस किया जाता है। जहाज़ में स्ट्रक्चरल रिपेयर किया जाता है, केबल ऑडिट किया जाता है, केबल रिप्लेसमेंट किया जाता है। ये सब कार्य हम ओईएम की सपोर्ट के बिना अपनी इन हाउस एक्सपर्टीज से कर रहे हैं, जो कि हमारा एक प्रयास है आत्मनिर्भर भारत की ओर। नेवल एविएशन में जो टेक्निकल पार्ट है वो हम उसके रूट्स हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इंडियन नेवी में बहुत पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं और अभी के 4.5 जनरेशन वाले जहाज भी हैं। सो इस गैप को कवर करने के लिए हमारे टेक्निकल सेलर्स एंड ऑफिसर्स दोनों को तत्पर रहना पड़ता है। जैसे ही वो हेडसेट मैं पहनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं बाकी सब भूल जाऊँ। पिछले 70 सालों से आईएनएस गरुड़ा इसी काम में जुटा हुआ है। हर तरह के ऑपरेशंस जितने भी इंडियन नेवी ने किए हैं उन सब में पार्टिसिपेट किया है। ये सैनिक अनूठे हैं। इनमें समुद्र सी गहराई है, साहिल सा ठहराव है, लहरों सा आवेग है, वायु सी प्रवृत्ति है। जल थल वायु, यह है सर्वत्र सक्षम। भारतीय नौसेना के वीरों की कहानी में अब आगे वो अभूतपूर्व प्रशिक्षण जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र की लहरें ऐसे ही उठती हैं, ऐसे ही आता है तूफान, और इसीलिए यहाँ पर एक बेहद कठिन ट्रेनिंग के जरिए ये सभी गुजर रहे हैं। उसी परिस्थिति को यहाँ पर बनाया जाता है जो परिस्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो एक नेवल एविएटर होता है वो समुद्र के ऊपर ही फ्लाई कर रहा होता है, वहीं से रेस्क्यू करना है, वहीं पर हो सकता है उन्हें पैराड्रॉप होना हो। तो इन लहरों से न तो उन्हें घबराना है, किस तरीके से अगर क्रैश हो जाए, अगर उसके जरिए उसके साथ वो इस पानी में गिर जाए तो किस तरह से वहां से खुद को बचाकर निकलना है, बाकी सामान को निकालना है, इन सारी चीजों की यहाँ पर ये ट्रेनिंग। ये हिलोरे मारता पानी, तेज हवाएं, कड़कती बिजली, पर समुद्र में इन परिस्थितियों की गुंजाइश असली है। इसीलिए इन सैनिकों को ये बेहद जटिल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है और कौन अंडरगो करता है ये ट्रेनिंग? 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसका एनालिसिस में हमने ये कोशिश की थी क्यों एयरक्रू सब बाहर नहीं आया तो कैसे ट्रेनिंग कर सकता है। उसके तरह से हमने एक ट्रेनिंग मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफिकेशन ऐसे है, एयरक्राफ्ट से बाहर सिर्फ निकलना नहीं है, पूरा इक्विपमेंट के साथ निकलना है और मैक्सिमम टाइम सर्वाइव करना है।
उसके लिए हमने ये ट्रेनिंग शुरू की थी। 2003 में हमने ये शुरू किए थे प्रोजेक्ट का। ये कंप्लीट हुआ 2013 में कमीशन हुआ, 2015 में हमने ट्रेनिंग शुरू की। क्या ड्यूरेशन होता है सर इस ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग हम मैक्सिमम 3 डेज का ट्रेनिंग होता है, बिकॉज हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीकॉप्टर टॉपल हो जाएगा, क्योंकि उसका इंजन है, MGB है, इसलिए हेलीकॉप्टर टॉपल हो जाएगा और फिक्स विंग में टॉपल नहीं होगा। सो हमने इनिशियली उसको ब्रीथिंग का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 45 सेकेंड तक लंग्स में हवा रह सकता है। सो हम इनिशियल ट्रेनिंग हम शैलो वाटर में करते हैं मैक्सिमम एयर होल्डिंग के लिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं विथ नो वेदर कंडीशन के, मिनिमम डिफिकल्टी के साथ। देख के ही ये जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक लगती है, पर पहली बार पानी के नीचे वैसे जाने में वाकई खतरनाक वाली फीलिंग आती है जितने भी ट्रेनीज जाते हैं नीचे। इनिशियल स्टेज में तो ये फीलिंग आती है, उससे डर लगता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसका डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसे हम पहले शैलो वाटर में उसको कंफर्टेबल करवाते हैं, फैमिलराइज कराते हैं जैसे कि अंडर वाटर में उसकी चीज़ें कैसे लगेंगी। जैसे ही वो शैलो वाटर में कंफर्टेबल हो जाता है देन हम उसे डीप जोन में लेके जाते हैं। गगनयान की ट्रेनिंग में भी आप लोगों का योगदान रहा? या नेवी इज अ लीड सर्विस है गगनयान का रिकवरी मॉड्यूल प्रोग्राम में। सो सभी रिकवरी टीम का ट्रेनिंग इधर ही होगा। एस्ट्रोनॉट्स का भी सी सर्वाइवल ट्रेनिंग हम इधर ही करेंगे, और सभी क्रू मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल का कंट्रोल एनवायरनमेंट टेस्टिंग यही फैसिलिटी में करेंगे। इधर प्रूव होने के बाद उसके एक्चुअल सी में हम टेस्ट करेंगे। सो पूरा गगनयान मिशन में WSTF एक पार्ट है और नेवी लीड सर्विस है रिकवरी में। ऐसी भयंकर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना एक पहलू, नेवी में फ्लाइंग की एक और कठिन चुनौती है और वो है नाइट फ्लाइंग। नेवल एविएशन की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो उन सारी चीजों के लिए तैयार भी कराता है। अब ये एक बेहद अंधेरा सा कमरा आप देख रहे होंगे और इसका एक खास मकसद भी है, वो है रात के समय में फ्लाइंग। किन चीजों पर खास करके ध्यान दे रहे हैं? जब हम नाइट फ्लाइंग की बात करते हैं, व्हेन द पायलट गेट्स सम गुड अबाउट ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग, ही प्रोग्रेसेस इनटू नाइट फ्लाइंग गॉगल्स और नाइट फ्लाइंग विजन फ्लाइंग, जिसमें जब फुल डार्क नाइट कंडीशन होता है, उस कंडीशन में विद दिस नाइट फ्लाइंग गॉगल्स इट आर्ग्यूमेंट्स द पायलट, जो उसका विजन है उसको एनहांस करता है, ताकि अगर पूरे जब मून का फेस बहुत ही कम है, एम्बियंट लाइट बहुत ही कम है, ही विल बी एबल टू सी थ्रू द नाइट फ्लाइंग गॉगल्स एंड डू हिज बेसिक नाइट फ्लाइंग। एंड उसको पता नहीं चलेगा, वो इतना ब्राइट रहता है जैसे फ्लाई करता है, इट गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, जैसे उसको पूरा दिखेगा लाइक अ डे। इसमें एक चीज बहुत अहम है देखना, वो ये कि एक तरफ आप सामने देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप जब अपने इस पैनल को देखते हैं तो डिस्टेंस विजन का बदल जाता है। करेक्ट। सो द जो गॉगल्स होता है, पायलट फोकस टू द इंफिनिटी, बहुत दूर के लिए फोकस करता है ताकि उसको दूर के चीज को अच्छे से दिखे। नाउ द पायलट ऑल्सो हैज टू लुक इनसाइड फॉर हिज पैरामीटर्स की, जो उसका वैल्यूज, जो स्पीड है, बाकी जो पैरामीटर्स है सही आ रहा है कि नहीं। फॉर दैट द पायलट कीप्स हिज एनवीजी इन अ सर्टेन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज आईज, सो दैट वो अपने गैप से आपको उसको इंस्ट्रूमेंट भी दिखे, एट द सेम टाइम जब वो थ्रू देखेगा उसको बाहर उसका मिशन भी वो कर पाएगा। भले ही तमाम तरह के आधुनिक उपकरण आ जाएं, लेकिन नाइट फ्लाइंग जो होती है, सूरज ढलने के बाद जो उड़ान भरी जाती है, उसकी अपनी ही अलग चुनौतियां होती हैं। और इस तरह से लगातार प्रशिक्षण के जरिए ही न केवल एक पायलट बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग जुड़े रहते हैं वो सब इसमें दुरुस्त होते हैं। हम आपको समझाते हैं कि एक नेवल एविएटर के लिए रात के समय उड़ान भरने के साथ कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। नाइट फ्लाइंग की क्या चुनौतियां होती हैं? नाइट फ्लाइंग अगर आप इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे
नॉर्मल पायलट्स जो बाकी लैंड के ऊपर फ्लाई करते हैं, उनके पास बहुत सारे विजुअल क्यूज रहते हैं, लाइट रहती है पूरे ज़मीन के ऊपर, बट जब हम समुंदर के ऊपर फ्लाई करते हैं वहाँ पे कोई लाइट नहीं रहती है। एंड इन केस ऑफ अ लिट अनलिट नाइट आपको समुंदर और आसमान में अंतर नहीं पता चलेगा। क्षितिज जिसे होराइजन बोलते हैं वो दिन में हमें क्लियरली दिखाई देता है, रात को सी मर्जेस इनटू द स्काई, तो उसमें डिसओरिएंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड एज नेवल पायलट्स हमें रात को लो फ्लाइंग भी करनी पड़ती है, 200 फीट 500 फीट, सो उसमें चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहरहाल रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, जो एक टीम दिन रात इनका साथ देती है, इनके साथ डटी रहती है, वो है ATC। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सबसे व्यस्त विभाग है जहां पर हम हैं। जितने भी विमान यहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, किसी भी मिशन के लिए निकल रहे हैं, ATC है जो सबको जानता है। लेकिन ये एक नेवल बेस होने के बावजूद यहाँ पर एक एयरफोर्स ऑफिसर हम देख रहे हैं सर, क्या integration of services? It's a part of the integration, ma'am. I am understanding the new projects which are coming up, MAFI, runway resurfacing, and my experience I am equally sharing with Navy. So I'm very good working over INS Garuda. I'm finding it very comfortable. So probably you'll find more integration between the forces in the future. क्या क्या करते हैं यहाँ पर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पूरी टीम की? मैं यहाँ पे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टार कंट्रोलर है और एक यहाँ पे अप्रोच कंट्रोलर है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग फॉर VVIP एंड VIP मूवमेंट्स ऑल्सो, which are not only from within the country but also from the friendly foreign nations. बहुत जिम्मेदारी का काम है, मतलब हर एक उड़ान के लिए आप लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। एक तो ये कि उस जिम्मेदारी का एहसास कितना है, और दूसरा उसके लिए माइंड कितना आप लोगों को स्ट्रांग रखना होता है। जैसे ही वो हेडसेट मैं पहनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं बाकी सब भूल जाऊँ और सिर्फ मेरा यही नेतृत्व है कि मैं जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ के जा रहा है, किसी भी असिस्टेंस के लिए जा रहा है, उसको मैं घर वापस सही और सुरक्षा हालत में लेके आऊँ। तो यहाँ की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर क्या है? ये एक रडार कंट्रोल रूम है। यहाँ से जनरली जो एयरक्राफ्ट एंड एयर होते हैं उनको हम रडार से कंट्रोल करते हैं। कुछ मेजर चीज़ें जो हमने यहाँ देखी हैं, 2018 में फ्लड्स हुए थे, वॉज ए मेजर इशू, एंड रिसेंटली देयर वाज ब्रह्मपुरम फायर। इन दैट वी रिक्वायर्ड, हमने हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो कैपेबल हैं इन चीज़ों के लिए, हमने उनको भेजा, बट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब मेंटेन नहीं होते हैं, तो वो सिचुएशन अलग ही होती है। जहां आपको मिशन भी कंप्लीट करना है, उनके बीच में उनको सेफ भी रखना है, और एरिया इतना होता नहीं है कि जहां हम सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाएं। सो वो अपने आप में एक डिफरेंट फील एट दैट टाइम। चूंकि हम नेवल एविएशन के हर किरदार को समझते परखते आगे बढ़ रहे थे, इस कार्रवाई ने भी हमारा ध्यान खींचा। आप एक बेफिक्र उड़ान तभी भर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि आपके पीछे एक पूरी की पूरी टीम है जो आपके लिए तैनात है, और ये जो टीमें हैं इनकी किरदार, इनकी भूमिकाओं को बहुत सोच समझकर और पूरी तत्परता से जिस तरह से तैयार किया जाता है। हम इस क्रैश टीम कहें सर, इसके बारे में अगर हम समझें कि क्या इनकी भूमिका है, 24 घंटे तैयार रहते हैं सर। कि मैम अगर कोई फ्लाइंग होनी है, बीट सिविल फ्लाइंग और मिलिट्री फ्लाइंग, सो अगर CFTs हमारे पास नहीं है, अगर क्रैश क्रू नहीं है, तो फ्लाइंग नहीं हो सकती, वो भले कहीं भी हो वो। सो जब भी फ्लाइंग चलती है, ये क्रैश क्रू है, दीज आर क्रैश फायर टेंडर्स, जो रेड कलर ट्रक्स है। सो दे मैन दिस फायर ट्रक्स, क्रैश फायर टेंडर्स थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइंग। दे मैन इट एंड दे आर always ready. The moment some siren is sounded, the moment ATC से पता लगता है कि there's some emergency which has happened, aircraft is coming with emergency, the same time they will move out, सब वहाँ से निकलेंगे and they'll respond to that emergency. यहाँ पे ये लोग AFPS suit है, which is a very heavy suit, वो पहन के अंदर सब बैठे रहते हैं, and when they go to the scene of अगर कोई crash हो जाता है, if there's a fire, then these people they literally go into the fire, आग के अंदर जाके वो लोग बचा के लाते हैं, जो भी क्रू है, पैसेंजर है, उनको वो लोग बचा के लाते हैं। देन दे कैरी आउट द फायर फाइटिंग ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, एंड अनलाइक ए नॉर्मल फायर,
एयरक्राफ्ट फायर में there's aviation fuel involved, so the magnitude of fire is huge, बहुत बड़ा होता है. So these people they fight that fire. तो आप सबके मोटिवेशन का लेवल समझ सकते हैं, वो स्तर समझ सकते हैं कि किस हद तक वो मोटिवेटेड रहते हैं, इसीलिए तैयार रहते हैं इतनी मुश्किलों के भीतर से जाकर भी बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए. टैक्टिक्स और एयर नेविगेशन के लिए जो ये सिम्युलेटर है यहाँ पर 2020 में शुरुआत इसकी हुई और हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल इससे किस तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं और सरल होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं. इसे हम समझ लेते हैं सर, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताया जा रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग VR ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ट्रेनिंग कर रहा है. ये इन हाउस डिजाइन किया गया है डॉनियर एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल्स एवं एंटीना लेआउट के बारे में सीखने के लिए. ये एक ट्रेनिंग स्टेशन है, इस पे ट्रेनी रूट नेविगेशन बाय डे कर रहे हैं. ये फ्लाइट ट्रेनिंग डिवाइस CRM ट्रेनिंग यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग ट्रेनीज को इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एग्जैक्ट डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट का कॉकपिट लेआउट है. इसके सारे इक्विपमेंट और स्विचेस एज पर एयरक्राफ्ट इसमें फिटेड हैं. सो सारे ट्रेनीज एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करने से पहले इस FTD डिवाइस पे एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स और उनके रिस्पेक्टिव स्विच के पोजीशंस जो इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत वाइटल होते हैं उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे सीखते हैं. सिम्युलेटर क्या आसान कर देता है, समय कम लगता है, वाई सिम्युलेटर और असली उसमें? इसका फायदा ये है कि सिम्युलेटर 24 घंटे चलाया जा सकता है. जो वीक ट्रेनीज हैं दे कैन लर्न एज मच एज दे वांट and it saves government the valuable money which is being spent on fuel. जल में, थल पर, वायु में निर्बाध निरंतर जारी ही है इनके ऑपरेशंस. अभी के लिए इतना ही. कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत. वंदे मातरम.